हाय मैम। गुड हाय, इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे मैम? बढ़िया बढ़िया। आ, सो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल एंड कल के लिए सॉरी, कल तो पूरा नहीं लाइट मैम, वाइट सॉरी। सब डिस्टर्ब आई कर दिया। टोटली अंडरस्टैंड योर प्रोफेशन, योर एक्चुअली इट वाज अ जेन्युइन प्रॉब्लम। क्योंकि जी एक्चुअली मैं भी नहीं समझ पाई, लेकिन लेटर ऑन व्हेन यू एक्सप्लेन ना कि जैमर लगे होते हैं वहां पर जेल में, और जी 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 जी। तो ये जिस हमने 3 वाईफाई सिस्टम लगा रखे हैं अपने घर में। और हाँ जी। यू वोंट बिलीव कि सम टाइम्स तीनों ही धोखा दे जाते हैं। तो कल तो लाइट भी नहीं थी और इन्वर्टर भी जो है वो ऑफ हो गया था। तो उस टाइम तक तो फिर बड़ा मुश्किल हुआ, रात को 9:30 बजे लाइट आई है। राइट मैम, हमारा जो आज जो हम लोग ये करने जा रहे हैं, हमारा पर्पस ये डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली के बिहाफ पर है। और जी हमारा पर्पस है कि जितनी भी वुमेन ओरिएंटेड जो वुमेन वेलफेयर के लिए काम कर रही हैं एनजीओज, जी दे आर मोर देन 80 to 85, जो कि जी इस डिपार्टमेंट के डेटाबेस के अकॉर्डिंग उनके उनसे एसोसिएटेड हैं, जी कहीं ना कहीं उनसे वो कनेक्टेड रहती हैं। तो वहां जी तक हम लोग इस तरीके के इंटरव्यूज और इस ओकेजन्स पे या टाइम टू टाइम हम लोग वहां पे स्प्रेड करते हैं उन हाँ जी हाँ एनजीओज जी। में, जस्ट टू इंस्पायर दोज वुमेन और यू नो फीमेल ब्रिगेड, सो दैट कि वो इंस्पायर हों, कुछ चैलेंजेस को बीट करने की तरीके कुछ समझ पाए। क्योंकि क्या होता है कई बारी समझाना और जिसने जो उस रास्ते से निकला है जी उसमें डिफरेंस होता है जब उनके आपसे डायरेक्ट सुनते हैं। और आप जी जैसे अचीवर कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस इंस्पायर कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग इस तरीके के प्रोग्राम्स करते हैं। अभी मैं जस्ट आपसे थोड़ा सा आपका इंट्रो देना चाहूंगी। जी सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन वेलकम मैम। सो जी। वी थैंक आर यू सो मच। डॉक्टर थैंक राजश्री यू। सिंह, IPS, and she is IG State Crime Haryana and IG Traffic and Highways Haryana. इसके अलावा जो मैंने मैम आपके बारे में कुछ चीजें पढ़ी, वो मैं आज मैंने जब हम लोग पहले भी मिले थे, मुझे सच बताऊं उस बारे में नहीं पता था। जी छोटे से एक बिकॉज यू आर अ मेडिकल डॉक्टर विद अ डिग्री इन BMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक जी मेडिसिन एंड सर्जरी, जी and 6 years of course in medicine appears for HPS examination, and then you joined the police department directly as a DSP. जी और एक बहुत ही अनोखी बात मुझे ये पता चली कि आप पोएम्स भी लिखती हैं, जो मेरे को बहुत इस चीज में मतलब सुन के मजा आया। जो आपकी अधलिखी धूप, अगर मैं ठीक नाम ले रही हूँ, अध खिली धूप। अधखिली, अध अध खिली धूप। सॉरी, अधखिली धूप। जी मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने जस्ट अभी ऑनलाइन देखा जब मैंने सर्च किया आपके बारे में। तो काफी मैंने उसमें देखी कि ये काव्य संग्रह है पूरा। तो आज हम बातचीत पे कहीं ना कहीं मैं आपसे कुछ उसमें से जरूर सुनना चाहूंगी। जी। और अगर ये बुक ऑनलाइन अवेलेबल है या कैसे भी अवेलेबल है, तो अभी नेक्स्ट मेरा वही मिशन था। फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है ये। फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल। जी राइट। तो मैम जैसे मैं बहुत प्राउडली कह सकती हूँ, आई एम अ स्ट्रॉन्ग वुमेन बिकॉज अ स्ट्रॉन्ग वुमेन रेज्ड मी। जी So because life doesn't come with a manual, it comes with a mother. So जी we are celebrating mom, we are celebrating Mother's Day. दो हम लोग बहुत बार जब हम लोग बात करते हैं तो यही कहते हैं कि मदर्स डे क्यों, हर दिन माँ का दिन होता है, जी क्योंकि माँ से ही हमारा दिन है। हम लोग कहते हैं कि हमने माँ पे पोयम लिखी है, बट एक्चुअली में तो माँ ने खुद हमको लिखा होता है। तो बिल्कुल। हम कुछ नहीं माँ के ऊपर लिख सकते। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें, आई लॉस्ट माई मॉम मेनी इयर्स बैक। तो
बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें ऐसे अंदर से एकदम से होता है कि फोन करके बताओ, तो वो हम, माँ माँ होती है और फादर फादर होते हैं, तो वो जो बिल्कुल। बॉन्डिंग या वो जो इमोशनल कनेक्ट होता है मदर से, वो कुछ अलग ही होता है। क्योंकि एक लाइन आप जरूर बोलूंगी मैं कि मंजिल दूर है और सफर बहुत है, जी। छोटी सी जिंदगी की फिक्र बहुत है, माँ डालती है दुनिया कब की, लेकिन माँ की दुआओं में असर बहुत है। तो टाइम टू टाइम कई कई एपिसोड्स में हम, चाहे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, हम लोग बहुत सारी कुछ बातें याद आती हैं कि मम्मी ने ऐसे सिखाया था, मम्मी ऐसे करती थी। उस टाइम हम शायद उन चीजों पे उतना फोकस नहीं थे, ना हम उतना ध्यान देते थे, लेकिन आज बहुत वो चीजें याद आती हैं। हम्म। मैं आपसे बीइंग अ मदर, आप जो प्रोफेशन है उसमें तो आप एक अचीवर हैं ही। मैं बीइंग अ मदर आपसे जरूर कुछ जानना चाहूंगी, पहले थोड़ा सा आपकी लाइफ के बारे में, कि बाद में आपके मदरहुड के बारे में। पहले मैं जानना चाहूंगी कि जब आप बचपन आपका कैसा बीता, आप कैसे, भाई बहन, कितने भाई बहन थे, किस तरीके का आपका बचपन बीता, माँ के साथ किस तरीके का आपने समय बिताया, तो प्लीज थोड़ा सा आप मुझे बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हम 3 बहनें ही थे घर में, और भाई नहीं था। तो इसलिए वो एक जो सोसाइटी में सेग्रीगेशन देखने को मिलता था वो हमने नहीं देखा। उस चीज से हम कभी भी पीड़ित नहीं हुए, क्योंकि हमारे माँ बाप की विचारधारा वैसी थी कि लड़के और लड़कियां सब बराबर हैं। वो पूरे परिवार में, हमारे बल्कि पूरे खानदान में ही गए तो लड़कियों के साथ कोई ऐसा भेदभाव हुआ नहीं किसी के साथ भी। लड़के भी हैं घर में, चाचा ताऊ में तो, लेकिन किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं हुआ कि उसको पढ़ने का मौका नहीं दिया गया या उसके साथ कोई ऐसा भेदभाव हुआ। मैंने अक्सर देखा है कि गांव में जो है खाने पीने में भी भेदभाव रखा जाता है, वो सब हमने नहीं फेस किया। और बहुत ही इजी लाइफ, और माँ बाप जैसे कहते हैं कि सर्वस्व जो है उन्होंने न्यौछावर किया अपनी बेटियों पे, और बहुत अच्छी शिक्षा दी, सहन शक्ति दी। साथ में ये भी बताया कि अत्याचार नहीं सहना है किसी का भी, और ये भी सिखाया कि मार्शल आर्ट सीखो। और क्योंकि आगे आने वाला समय बहुत टफ है। ये आज से 30-40 साल पहले कही हुई बातें हैं मेरे फादर की, कि लड़की का तो बोझा बोझा बैरी होता है। आप हरियाणवी हो, आप समझ सकते हो कि बोझा बोझा मतलब कि पेड़ पत्ते, और मतलब बाहर, घर से बाहर निकलते ही आप जो है डिफिकल्टीज फेस करना शुरू कर देते हो। तो इन दैट सिनेरियो अगर आप स्ट्रांग हैं, आपने मार्शल आर्ट सीखा है, तो आप अपना बचाव खुद कर सकते हैं। क्योंकि हाँ, उन्होंने देखा था कि जैसे एक रंगा बिल्ला केस हुआ था, जिसमें एक लड़की और एक लड़का दोनों बहन भाई को मार दिया था। और तो ऐसी चीजें पहले भी होती रही हैं सोसाइटी में। और हालांकि बहुत ज्यादा अखबार और बहुत ज्यादा मीडिया, सोशल मीडिया नहीं था, तो इतनी लोगों को बातें नहीं पता चलती थी, लेकिन अत्याचार पहले भी थे। और ससुराल में लड़कियों के साथ क्या होता था, तो वो सब चीजें, क्योंकि लड़कियां लिखना पढ़ना नहीं जानती थी, तो वो मतलब अपने पेरेंट्स तक कम्युनिकेट भी नहीं कर पाती थी। जब मैं डीएसपी लगी तो मैंने देखा कि बहुत सारी जो है ऐसे एट्रोसिटीज लेडीज के ऊपर हो रही हैं, जो वो बेचारी चिट्ठी लिखना भी नहीं जानती हैं, वो पोस्ट कार्ड तक नहीं डाल सकती हैं, वो फोन वोन थे नहीं तब, मोबाइल नहीं थे। आजकल तो बहुत एडवांस हो गया सिस्टम सारा। तो एक तरह से जो माँ बाप ने जो संस्कार दिए और जो पढ़ने लिखने की लालसा जो हम में जगाई, और ये बोला कि भाई आप जो है स्ट्रांग बनो, सशक्त बनो, किसी और दूसरा उन्होंने कहा कि अपने पैरों पे खड़े रहो। अपने पैरों पे खड़े होने से आपको हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा किसी के भी सामने। आप ससुराल में भी अगर मतलब आप काम करते हो पूरा दिन, तो भी आपको वो एक सेकंड ग्रेड सिटीजन ही समझा जाता है सोसाइटी में। सभी लेडीज का यही हाल है। तो कोई निराली बात नहीं थी उस टाइम भी। और तो उस ऐसे में आत्मनिर्भर होना लड़कियों का बहुत जरूरी है। और पढ़ा लिखा, अगर माँ पढ़ी लिखी होगी तो बच्चों को भी पढ़ा सकती है। एक लड़की अगर पढ़े तो दो घर परिवार सुधरते हैं, और दो घर परिवार जो है वो पढ़े लिखे हो जाते हैं। उनमें एक तरह से संस्कार आते हैं, उनमें एक तरह से
जो है पढ़ाई लिखाई की लालसा, आत्मनिर्भर होने की लालसा, सेल्फ डिफेंस करने की एक आत्मविश्वास आता है। तो ये सब चीजें जो है वो माँ बाप से सीखी हैं, तो आगे वो घर में भी हमने लागू किया। जी। जी। आपने पढ़ाई के साथ फिर जॉब किया, एग्जाम्स दिए, कब आप क्या अपने फैमिली के इन्फ्लुएंस से आपने सोचा मैरिज के लिए कि आप प्रिपेयर्ड थे? नहीं, जब हम पढ़ रहे थे तो तभी रिश्ते तो आने शुरू हो जाते हैं लड़कियों के, जो थोड़ा सा देखने भालने में परिवार अच्छा होता है, लड़की ठीक ठाक होती है, तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, बीच बीच में आते रहते हैं। तो मैंने फादर से ये एक ही चीज बोली थी कि मुझे कीड़े मकोड़ों की जिंदगी नहीं जीनी है, और मुझे नहीं शादी करनी है अभी। तो फादर ने बोला ठीक है। वो भी इस बात में उनकी पूरी सहमति थी कि अभी शादी नहीं करनी है, और जब तक पैरों पे नहीं खड़े हो जाते तब तक नहीं हम ऐसा कोई कदम उठाएंगे। आप से पूछ के और आपकी सलाह मशवरे से ही शादी होगी। तो बस वो हमारी अरेंज मैरिज है, बिल्कुल। माँ बाप ने देखा लड़का, और देखा क्या, रादर खुद ही आ गए लड़के वाले। तो ठीक है, माँ बाप का बोझ हल्का हो गया थोड़ा सा, तो उनको ज्यादा जुतियां तोड़नी नहीं पड़ी लड़का ढूंढने के लिए। तो लड़का जो था वो किस्मत में वो अपने आप आ गए। जी। जी। मेरा एक सवाल है मैम आपसे कि आपने अपने घर में काम को, प्रोफेशन को और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने के लिए सपोर्टिव एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट किया हुआ है? देखिए, जब मेरी शादी हुई तो मैं डीएसपी हेडक्वार्टर रोहतक थी, और मेरे हस्बैंड का गांव जो है वो सांपला के पास है। तो बहुत ही मतलब ये उनको पता था कि भी मैं नौकरी तो करनी ही है, और यूनिफॉर्म सर्विसेज हैं, तो हस्बैंड मेरे आर्मी ऑफिसर हैं, उनका भी यूनिफॉर्म जॉब है। तो वो एक तरह से वो एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि यूनिफॉर्म सर्विसेज में जब आप होते हैं तो क्या रिक्वायरमेंट होती है आपकी। छुट्टियां भी लिमिटेड होती हैं, और उन छुट्टियों को आपको मैनेज करना पड़ता है। तो ऐसे में मैनेज हम दोनों ने किया, साथ में परिवार ने भी किया। और एक बहू जो है, एक टिपिकल बहू ना होके एक बेटी कम बहू जो है वो रिश्ता रहा है घर में। तो बहुत सारी बातें जो है खुल के होती थी, और कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो उसको भी डिस्कस किया जाता था। तो शुरुआत में थोड़ा सा फर्क तो पड़ता है कि आप एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में जा रहे हो, थोड़ा समझने में आपको भी दिक्कत होती है, उनको भी होती है। तो एक समन्वय बनाने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन वो समन्वय बना, क्योंकि सभी पढ़े लिखे थे और समझदार थे, तो वो थोड़ा सा तालमेल बन गया। और कभी मैं छुट्टी लेके चली जाती थी बच्चों के साथ हस्बैंड के पास, कभी हस्बैंड आ जाते थे। तो ऐसे करके टाइम निकल गया, और अभी भी ही इज इन जॉब। तो अभी दिल्ली में पोस्टिंग है, तो अभी तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो वी आर लिविंग टुगेदर। ग्रेट। मैम, जैसे यूजुअली हम लोग सुनते हैं, कई बार ये अपने आसपास जानने वालों में देखते भी हैं कि वुमेन जो होती है, एक औरत है घर की, वो अपने लिए बहुत कुछ कहती नहीं है जी। अपने लिए। तो ऐसा ये सही है क्या? आप सही मानते हो इसको? देखिए, मेरी तो बचपन से आदत है, मैंने कभी अपने फादर से भी कुछ नहीं मांगा। और मेरे फादर कहते थे ये बड़ी संतोषी है ये लड़की की, इसकी कोई डिमांड ही नहीं होती है एक्चुअल में। और अब तो मतलब सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हैं, तो अब तो किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, जो आपको पसंद आए आप ले सकते हैं, आप खरीद सकते हैं। और किसी को कुछ परमिशन की जरूरत नहीं है। तो वो भगवान ने एक ब्लेसिंग्स के तौर पे ना हाथ फैलाया नहीं कभी किसी के सामने, चाहे हस्बैंड है चाहे फादर थे, मदर थी, कभी किसी से कुछ मांगा नहीं। तो वो आदत तो बनी रही। और ये बात है कि लड़कियां थोड़ा सा शर्माती हैं जब नए घर में जाती हैं, तो कुछ साल के बाद तो वो बॉस हो जाती है वहां की। लेकिन शुरुआत में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि कुछ भी मांगने में, और वो दिक्कत तो होती है। मैम, आपने जैसे अभी पहले कहा था ना कि यूनिफॉर्म में ड्यूटीज का टाइमिंग्स और जॉब्स एक हार्डशिप भी होती है, थोड़ा करने होते हैं, कई बार डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे पोस्टिंग भी होती है। मैंने अभी वुमेन ऑफिसर्स को कुछ 1.5 साल से मैं
हम लद्दाख और उसमें कारगिल में मैंने पुलिस ट्रेनिंग में देती हूँ मैं, लीडरशिप और मोटिवेशनल स्किल्स की। तो उसमें मैंने देखा वुमेन ऑफिसर्स बहुत है। जी कारगिल में मैम बहुत ज्यादा है, लद्दाख में जी भी है, कारगिल छोटी जगह है जैसे, वहां बहुत ज्यादा है। और वहां पर एक खास बात है कि वुमेन जो है, आप लोग का जैसे हम कह रहे हैं कि आप, हमको पता है कि आप आईजी क्राइम है, आईजी ट्रैफिक है, तो शायद इससे रिलेटेड ही हम लोग इमेजिन कर सकते हैं काम है। लेकिन उसके अलावा और भी डिफरेंट एरियाज होते हैं जहाँ पे पुलिस का ड्यूटीज अपनी करती हैं या अपना कंट्रीब्यूशन देती हैं सोसाइटी को। वहां पर कारगिल में कुछ महीने टीचर्स नहीं होते हैं, हम्म शायद ठंड ज्यादा होती है तो वो चले जाते हैं वहां से कहीं, 4-5 महीने कुछ ऐसा होता है। तो जी पुलिस वो काम भी करती है, एज अ टीचर स्कूल्स में जाके पढ़ाती है वहां पर। हम्म तो ये वाला कंट्रीब्यूशन भी मैंने देखा है। इवन आजकल जो लद्दाख में जैसे ट्रेनिंग्स वगैरह का था शेड्यूल, वो इसलिए जी पोस्टपोन है थोड़ा सा, क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं। तो आप लोग का जो काम है वहां पर भी डिवाइड हुआ हुआ है। जी 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 किस तरीके से हम कम्युनिटी को सर्व कर सके, किस तरीके से हम एल्डरली पीपल जो हैं उनको सपोर्ट कर सके, बहुत सारी अलग और चीजें। जी देखिए आजकल ना एक नया कॉन्सेप्ट आया है कम्युनिटी पुलिसिंग का। हाँ क्योंकि हमारी जो ब्रिटिशर्स की पुलिस थी तो हम लोगों को हमेशा ही एक हे दृष्टि से, मतलब लोअर, मतलब ऐसे समझो कि बहुत ही हिकारत की नजरों से देखा जाता था। लेकिन पीछे जो पैंडेमिक हुआ तो उसमें पुलिस ने इतना काम किया, प्लस जो मैंने आज नहीं, जब मैं एआईजी ट्रैफिक थी और 2009 की बात है, 2009-10 में मैंने बहुत सारे लोगों से बातचीत करके और एक संस्था बनाई थी, रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, आरएसओ के नाम से आपने सुना होगा, हर जगह आरएसओ हैं। तो मैं उसकी फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। और बहुत लोगों को मैंने मोटिवेट किया कि भाई आप लोग आइए, सामने आइए, स्कूलों में जो है आप वर्कशॉप कीजिए, बच्चों को समझाइए कि कैसे ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करने हैं, पार्क्स में फिल्म्स दिखा के हर तरह से लोगों को मोटिवेट करने के लिए। टॉल प्लाजा पे आप खड़े होके लेन ड्राइविंग के बारे में बताइए, और साथ में हमारे पुलिस वाले भी होते हैं, और व्हीकल पासिंग में। तो ये कम्युनिटी पुलिसिंग जो है वो हमने 2009-10 में शुरू किया था। ऐसे ही रेलवे में रेलवे वार्डन्स जो हैं वो बनाए गए थे। तो बहुत सारी चीजों में पुलिस ने अपने आप को इन्वॉल्व किया। क्योंकि देखिए मेरा मानना ये है कि अगर पब्लिक के लिए काम हो रहा है तो पब्लिक को पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, हमारा मकसद क्या है। हमारा मकसद तो सोसाइटी में पीस एंड हार्मनी सेटल करने का है, पीस एंड हार्मनी लाने का है, और लॉ एंड ऑर्डर इम्प्लीमेंट करवाने का है, और ट्रैफिक रेगुलेशन का है। तो ये सारी चीजें जो हम पब्लिक के लिए कर रहे हैं, तो पब्लिक को इन्वॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पब्लिक ये ना समझे कि ये सब हम अपने मतलब के लिए कर रहे हैं। और पैंडेमिक में तो आपने देखा ही होगा कि कहीं पे मास्क सिल के दे रही है लेडीज, कहीं पे जो है आपको क्या नाम सैनिटाइजर्स, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ, कहीं दवाइयां दे रहे हैं, कहीं पे जो लोग क्वारंटाइन किए गए थे पहले वो रुकते नहीं थे, उनके घर के बाहर जो है 2-2 सिपाही लगाए गए थे, और बाकायदा जो है बैरिकेडिंग करके जो है वो लॉकडाउन को फॉलो करवाया जा रहा था। ये सारी चीजें जो ये पुलिस की नहीं है, ये पुलिस के काम से बाहर की चीजें हैं, और सोसाइटी के लिए हमने किया क्योंकि जरूरत थी सोसाइटी की कोई ऐसा करने की। हमारा मतलब एक ह्यूमन बीइंग के नाते एक दायित्व बनता है कि जो भी सोसाइटी में हम करें वो, क्योंकि एक तो हमें जो है हमारे पास ऐसी अथॉरिटी है कि लोग हमारा कहना मानेंगे, कम से कम जो जायज है वो तो मानेंगे। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए वो सब चीजें हुई, और धीरे धीरे लोगों की महत्वाकांक्षा बढ़ती गई कि पुलिस ये भी करे, पुलिस वो भी करे। अब ये हालत है कि जो काम पुलिस का नहीं भी है, दूसरी अथॉरिटी का है, वो भी लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हम करें। तो पुलिस जो है ओवरबर्डन्ड है। जो कोर पुलिसिंग के साथ साथ हमारा जो कम्युनिटी पुलिसिंग का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उसमें जो है एक्चुअल जो काम कहीं ना कहीं फिर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए, लोगों को इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए।
और साथ में जो जो कानून बने हैं वो लोगों को खुद भी फॉलो करने चाहिए। ये नहीं कि मास्क के लिए हम चालान करें तभी लोग फॉलो करें उसको, चालान हो जाए तभी मास्क लगाएं। अभी आपने देखा है कि सेकंड वेव, कब से लोग डॉक्टर्स बता रहे हैं कि सेकंड वेव आएगी, सेकंड वेव आएगी, बहुत खतरनाक होगी। इवन देन लोगों ने शादियों में जो हंगामा किया है, जो बर्थडे पार्टी, जो सेलिब्रेशंस किए हैं, वो सारे अब निकल रहे हैं लोगों के। तो मतलब किसी भी चीज को हम हिंदुस्तानी सीरियसली तो लेते ही नहीं है। हम सोचते हैं चलो देखा जाएगा, अभी तो एंजॉय कर लो। अरे आपको अपने फ्यूचर के लिए भी करना है, अपने सोसाइटी में और दूसरे भाइयों के लिए भी सोचना है। अगर आप इस तरह से कम्युनिटी में स्प्रेड करेंगे कोरोना, तो कहाँ से इतने हॉस्पिटल आएंगे, कहाँ से इतने बेड आएंगे, कहाँ से इतने वेंटिलेटर आएंगे, और ये सब चीजें आगे तो डॉक्टर्स कहाँ से आएंगे जो 4.5 साल में तो एमबीबीएस करता है डॉक्टर, उसके बाद 1 साल इंटर्नशिप, फिर उसके बाद जो है 1 साल की हाउस जॉब, फिर एमडी एमएस करते हैं, तो कितनी 10 साल की मेहनत है। 10 साल में एक डॉक्टर तैयार होता है, उसको कैसे तैयार कर लेंगे आप 6 महीने में? तो लोगों को सोचना चाहिए कि हमें जो है रूल्स फॉलो करने हैं, हमें कानून का जो है पालन करना है, तभी ये देश चल पाएगा। सारी चीजें हम सरकारों पे या ऑफिसर्स पे नहीं डाल सकते हैं कि ऑफिसर्स की जिम्मेदारी है या सरकार की जिम्मेवारी है। हम भी जागरूक नागरिक हैं, हमें जब अपने हकों का पता है तो हमारे दायित्वों का भी पता होना चाहिए। हमारा दायित्व है कि हम भी सेफ रहें और लोग भी सेफ रहें। जी जी। मैम, बीइंग अ मदर, मैं आपसे पूछूंगी कि आपके बच्चों का जो चाइल्डहुड था, उसकी कुछ यूनिक मेमोरीज, कुछ ऐसी यादें तो बहुत होंगी, लेकिन कुछ ऐसी यूनिक जो बिल्कुल अलग से आपको एकदम से स्ट्राइक करती है, हाँ ये ऐसा होता था या ऐसे करता था, जी। कुछ ऐसा कुछ याद है आपको तो? देखिए अभी तो बच्चे बड़े हो गए हैं और सेल्फ डिपेंडेंट हैं, और मतलब जिन जिन बच्चों की माँ पुलिस वाली होती है तो वो बच्चे तो बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो मेरे बच्चे भगवान की दया से बहुत ही अच्छे लायक बच्चे हैं, और दिमाग भी बहुत शार्प है, पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से कर लेते हैं, और फिजिकली भी फिट हैं। और मतलब हर तरह से टचवुड, बाय गॉड्स ग्रेस वी आर ब्लेस्ड कि बच्चे जो हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं से उल्हाना लेके आते हैं पुलिस वालों के बच्चे। पुलिस वालों को टाइम तो होता नहीं है, और हम तो दोनों ही वर्किंग हैं, तो हमारे पास टाइम इतना ज्यादा नहीं रहा, लेकिन भगवान की दया से बच्चे अच्छे हैं, और उनको चैलेंजेस संस्कारों की फेस कमी थी। कुछ जी चैलेंजेस फेस किए आपने अपने प्रोफेशन हाँ, में? चैलेंजेस प्रोफेशन में ऐसे होता था कि जैसे रात को 11 से 4 बजे की पेट्रोलिंग है, तो दोनों बच्चे जो हैं उनको मैं साथ लेके जाती थी कभी कभी। ओह, जब वो जागते रहते थे तो, और आप मतलब हैरान होंगे कि वो उनको ऐसे कुछ इंट्यूशन होता था कि आज मम्मा की पेट्रोलिंग है। तो मेरे पेरेंट्स मेरे साथ रहते थे हेल्प करने के लिए, तो बोलते थे नानी जी आज ना मम्मा जरूर पेट्रोलिंग पे जाएगी। तो वो कहते नहीं नहीं आप सो जाओ, कहीं नहीं जा रही मम्मा, यही है। तो हम जो जल्दी लाइट ऑफ करके और सोने की कोशिश करते थे कि भाई सुला दें इनको, तो ताकि ये साथ नहीं जाएं। लेकिन इनको इंट्यूशन हो जाता था और ये दोनों साथ जाते थे। और कभी कभी इतनी ठंड होती थी, इतना फॉगी होता था कि आपको मतलब 1 मीटर आगे का भी नहीं दिखाई दे रहा, विजिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो होती थी। तो ऐसे में दोनों बच्चों को कंबल में लपेट के और 11 से 4 बजे तक रात को घूमना, तो ये अपने आप में जो है बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है, बच्चों का भी और परिवार का भी। और मैं कहती हूँ कि भगवान की दया है कि कोई मिसहैप नहीं हुआ, नहीं तो ऐसे में बच्चे बीमार भी हो सकते हैं, एक्सीडेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सब ठीक रहा, और सारी डिफिकल्टीज इन्होंने भी फेस की हैं। और बच्चों का आप पूछ रहे थे कि भाई याद, मेरा बड़ा वाला बेटा जो है, जब मैं कालका में डीएसपी थी, तो ये छोटा था और मतलब थोड़ा समझदार हो गया था। तो जाता था कभी कभी मेरे साथ, जैसे रात को जाता था, तो हम बोलते थे कि ट्रांसमिशन जो फिजिकल जो ओरल ट्रांसमिशन होता है, उसमें वायरलेस सेट होता है, उसमें बोलते हैं, तो इसको मतलब वो प्रेस करना नहीं आता था, लेकिन बोलता था कि एसएचओ अंकल देखिए ये गाड़ी खड़ी है बीच में सड़क के, इसको इसके डॉक्यूमेंट, इसके कागज चेक करो और इसका चालान करो। तो वो कहते थे मम्मा अंकल जवाब नहीं दे रहे हैं।
तो मैंने कहा इसको ये बता दिया कि यहाँ से प्रेस करने के बाद आवाज जाती है तो फिर ये वो शुरू कर देगा। तो मैंने कहा नहीं, हम फोन करेंगे अंकल के पास। तो घर आते ही ना ये लैंडलाइन से फोन करता था, अंकल आपने देखा वो गाड़ी के कागज चेक किए, आपने देखा वो उस टाइम पे हरियाणा में प्रोहिबिशन था वो, याद होगा आपको, नशाबंदी थी। तो बड़े वाला बेटा जो है ये कहता था कि अंकल आप उसको चेक करो, वो आदमी ऐसे ऐसे करके चल रहा है, उसने जरूर शराब पी हुई है। तो मतलब ऐसे ये चीजें जो है बच्चों में कुदरती आ जाती हैं, जब वो जैसा प्रोफेशन माँ बाप का होता है वो चीजें आधी तो वैसे ही सीख जाते हैं, क्या धारा लगनी है, कैसे लगनी है और क्या करना है, वो सारी चीजें। तो मतलब बहुत हंसी आती है अब याद करके। तो मैंने कोशिश की कि मैं पुलिस से इनको दूर रखूं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो घर में डिस्कस हो जाती हैं तो सबको पता है चली जाती हैं और सभी अवेयर हो जाते हैं। नहीं, एक्चुअली तो में ये ऐसे बड़ी यूनिक मेमोरी आपने सुनाई। ये तो वाकई में जो पुलिस प्रोफेशनल जी मदर के साथ ही हो सकती है ये वाली मेमोरी। जी। ये बहुत ही डिफरेंट थी। तो छोटे वाला और भी मतलब छोटे वाला बहुत अलर्ट था, जैसे सुनते थे कि भाई टेररिज्म का टाइम हम बताते थे, कभी घर में डिस्कस हो जाता था तो उसको लगता था कि दरवाजा नहीं खोलना है बिना किसी से बड़े से पूछे। तो उसके लिए बड़ा जो है वो अपना भाई था बड़ा, तो वो सिर्फ जो 4.25 साल बड़ा था उससे बड़े वाला। अब तो ये कोई एक दिन आ गया मेरा पुराना ड्राइवर, तो वो भूल गया था छोटे वाला। तो उसने जब घंटी बजाई तो फ्लाई डोर में से देख रहा है कि अंकल आप कौन हैं, तो उसने बोला कि मैं फलां फलां हूँ। तो कहता है अच्छा आप एक सेकंड खड़े रहो, मैं बड़े भैया से पूछ के आता हूँ। तो घर में और भी बड़े थे लेकिन उसके लिए बड़ा वही था। तो कहता कि भैया वो फलाने अंकल आए हैं। तो कहता हाँ हाँ चलो चलो खोलते हैं दरवाजा, वो तो अब ड्राइवर अंकल हैं। तो इस तरह से मतलब बच्चे जो है अलर्ट भी हो जाते हैं एनवायरनमेंट को देख के, और समझ भी आ जाती है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो खुद ही आ जाती हैं बच्चों में, कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जी राइट। ऐसे ही मैम मैंने एक जगह पढ़ा था कि जापान में जब सुनामी आया था जी तो फिर सब तहस नहस हो गया था। तो जब नेक्स्ट डे रेस्क्यू टीम बाहर निकली कि देखे कि कहाँ पे लोगों को बचाया जा सकता है, कुछ दबे हुए लोग थे मकानों के नीचे और सब। तो बिल्कुल। उन्होंने देखा एक घर के टूटा फूटा घर था और एक लेडी बैठी हुई थी, बिल्कुल जैसे जिस पोस्चर में नमाज पढ़ते हैं उस पोस्चर में। तो उनको लगा, बड़ा अजीब सा लगा ये। उन्होंने सोचा कि शायद ये जिंदा है। वो उसके पास तक गए, उन्होंने देखा कि लेकिन वो तो डेड थी, ठंडी ठंडी ओके। थी बिल्कुल बॉडी, हम्म। और डेथ हो चुकी थी। तो वहां से आगे चले गए, थोड़ा सा ही, ओके। मतलब आगे मीन्स वहां से छोड़ के आगे स्टेप्स बढ़ा लिए। लेकिन उनमें से एक ऑफिसर था, उसको कुछ लगा, उसने कहा कि नहीं मुझे इसको देखना चाहिए। हम्म। वो वापस टर्न हुआ, उसने बिल्कुल जैसे मैं कह रही हूँ नमाज वाला पोस्टर था, उसने उसके हाथों को के नीचे देखा कि क्या है। तो एक रेशम के कपड़े में बच्चा था 4 महीने का, मतलब इतना छोटा बच्चा था। उस बच्चे को बचाने के लिए वो इस पोस्चर में बैठी होगी जरूर, हाँ जिससे हाँ हेड इंजरी और बैक इंजरी तो ऑब्वियस है होना ही था। हाँ लेकिन वो हाँ। बच्चा देखा तो वो बच्चा बेहोश था, मरा नहीं था। हम्म इमीडिएटली डॉक्टर्स की टीम वगैरह बुला के अल्टीमेटली उस बच्चे को बचा लिया गया। हम्म, तो ये एक मतलब मदर की पावर है। मैं बिल्कुल। तो एक्चुअली मैं जैसे आप कह रहे हो कि आप लेके पेट्रोलिंग करते थे, तो मेरे तो गूज़बम्स हो गए आपने जैसे ये बात बताई है। मैम श्रीनगर में आईजी साहब हैं जो आप तो जानती ही होंगी जरूर, मिस्टर विजय कुमार जी। जी जी जी। तो मैं उनसे नाम मीटिंग के, सुना है उनका बहुत, हाँ जी। हाँ जी हाँ, तो मैं उनसे मीटिंग के लिए गई थी अभी ट्रेनिंग के ही सिलसिले में जैसे, और फिर डीआईजी साहब से मिली। तो जब मैं वेट कर रही थी वेटिंग रूम में, तो एक लेडी पुलिस थी हम्म मेरे मेरे पास बैठी हुई थी जैसे वो। तो मैंने उनसे पूछा यहाँ पर कैसा है, आपको डर नहीं लगता यहाँ पर? भाई श्रीनगर थोड़ा ऐसा लगता है टेरर है। तो वो बोलते हैं कि मैडम ये जो यूनिफॉर्म है ना, जब ये ये यूनिफॉर्म सब डर वर्दी निकल आ जाता जाती, है। वर्दी वर्दी वर्ड बोला, हाँ,
ये जब वर्दी हमारे शरीर पे आ जाती है ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाती है। हाँ लेकिन जी। यहाँ श्रीनगर में एक अलग चीज ये है कि जब ये वर्दी हमारे ऊपर आती है, खतरा उसी टाइम स्टार्ट हो जाता है। हम्म तो हम ये वर्दी घर से नहीं पहन के आते। हम्म। जो लेडी थी वो घर से नहीं कहते हैं, हम लोग लेडीज, खासतौर से लेडीज क्या कहते हैं, यहाँ पे जेंट्स भी जो है, मेन पुलिस भी फोर्स है, ज्यादातर लोग यहाँ आके चेंज करते हैं, घर से नहीं पहन के आते, क्योंकि ये हम्म। वर्दी को देखते ही उनको लगता है ये हमारे एनिमी है। और इट इनवाइट्स डेंजर। हाँ बिल्कुल। तो वो मैंने कहा, पर आपके बच्चे, वो कहती ठीक है, रोज निकलते हैं, अच्छी तरह मिल के निकलते हैं, पता नहीं वापस जाना है कि नहीं जाना है। बिल्कुल। और क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं हम, और सीरियसली मैं जब वहां से निकली मीटिंग करके, तो मेरे गाड़ी वाले ने थोड़ा सा वेट कराया मुझे 10-15 मिनट। जो पुलिस स्टेशन था उसके सामने ही मैं रोड पे ही खड़े होकर वेट कर रही थी। हाँ जी। अंदर से एक दो पुलिस, तब तक उनकी छुट्टी का टाइम हो गया था, 5:30 बज गए थे शाम के, तो अंदर से कुछ पुलिस वाले, एक ने भी यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी मैम। हम्म। तो मैं वो देखकर ना, मुझे ऐसा लगा कि वाकई में जो वुमेन पुलिस, उसके बाद भी वहां वो जॉब कर रही है। और वो लेडी, मैं जब निकल गई हूँ, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि मेरा मीटिंग करा के निकले। हम्म। लेफ्ट आफ्टर मी, यानी अंधेरा भी हो गया है, पहाड़ों में हिली एरिया है, उसने कहाँ जाना है मुझे बिल्कुल। नहीं पता, कितना दूर जाना है उसने। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं ये नहीं कह रही हमें फीमेल कार्ड प्ले करना है, बट कहीं ना कहीं बीइंग अ फीमेल थोड़ा सा चैलेंजेस ज्यादा ज्यादा होते होते हैं, ज्यादा होते हैं। हैं। हाँ, बिल्कुल। तो क्योंकि लेडी को ना अपना घर भी संभालना होता है और साथ में जॉब भी करनी होती है। देखो हस्बैंड जो है अल्टीमेटली सोचता है कि वाइफ मेरे लिए पहले वाइफ है, ऑफिसर है तो वो अपने ऑफिस में या अपने मतलब वर्क जुरिस्डिक्शन में है। तो लेकिन घर में तो आप मदर भी हैं, बहू भी हैं और पत्नी भी हैं, तो सबकी डिमांड अलग अलग होती है। बिल्कुल। और आप किसी की भी रिलेशनशिप के साथ जो है वो आप ये नहीं कर सकते कि भी आप इग्नोर कर दें। आप उसके साथ जस्टिस तो करेंगे ही, अदरवाइज उनका कोई फायदा नहीं है। अगर आप एक बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, आप अच्छे ह्यूमन बीइंग नहीं है, आप अच्छी माँ नहीं है, आप अच्छी वाइफ नहीं है या अच्छी बहू नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं एक कमी रह जाती है। खैर हर आदमी मतलब संपूर्ण तो नहीं होता है, लेकिन कोशिश जो है यही रहनी चाहिए कि एक बैलेंस बना रहे। अच्छे ऑफिसर के साथ साथ आप अच्छे जो है होम मैनेजर भी बन जाएं तो बहुत अच्छी बात है। मैम मैं आपसे जब पहले एक बार हम लोगों का इंटरेक्शन हुआ था एक सेशन में, जी जी। मैं आपसे ना कुछ आपको बहुत ज्यादा होली बुक्स का भी मुझे पता है नॉलेज है, आप बहुत स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हो, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ये वाली बात मैंने बहुत आईजीज में अब तक, बहुत तो नहीं मैं कहूंगी, बट हाँ 4 आईजीज से मैं मिल चुकी हूँ। जी सभी अच्छे हैं, लेकिन इस तरीके से जैसे आप बिल्कुल रामायण महाभारत उन कहानियों को कनेक्ट कर, या उनकी टीचिंग्स को कनेक्ट करके जो आप बात करती है ना, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट टाइम जो बात करी थी डोमेस्टिक वायलेंस पे करी थी, अगर आपको जी याद हो, तो जी। वहां पर कि आपने कुछ स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअल उसको दिया था रूप। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगी कि, मैं सच बताऊं, मैंने बहुत ढूंढा, कुछ चीजें ना पढ़ने से और नॉलेज से आती हैं, गूगल ज्ञान से नहीं आती है। जी लेकिन मैंने आपसे इंटरेक्ट करने के लिए, मैंने होली बुक्स में मदर का क्या स्थान है, या मदर के बारे में, माँ के बारे में क्या कहा हुआ है, वो मैंने ना बहुत ढूंढा, जो कि मुझे जी। सिर्फ एक जगह मिला। और मैं आपसे जानना चाहूंगी उससे ज्यादा, मुझे ये मिला कि नास्ति मात्र समा छाया, नास्ति मात्र समा गति, नास्ति मात्र समा त्राणम, नास्ति मात्र समा प्रपा। यानी माता के समान कोई छाया नहीं, कोई आश्रय नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, हाँ और जी। माता के समान इस दुनिया में कोई जीवन दाता नहीं। ये मुझे मिला गीता में से। जी जो गीता में था ये एक श्लोक। लेकिन उसके अलावा जो है, मुझे
सच बताऊं, मैं आपसे सुनना चाहती हूँ कि माँ का स्थान हमारे होली बुक्स, हमारे उसमें क्या है शास्त्रों में? देखिए, मनुस्मृति में लिखा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। कोई भी नारी है, उसमें माँ की ममता जरूर है, चाहे वो बहन है, चाहे छोटी बेटी है। आप देखेंगे कि फादर अगर ऑफिस से आते हैं तो वो छोटी बच्ची जो है वो भाग के चप्पल लेके आएगी, फादर के लिए पानी लेके आएगी, तो वो एक ममता है। और जब वो छोटी बच्ची गोद में बैठेगी तो वो उस वक्त एक बेटी है। जब वो चप्पल लेके आ रही है, पानी पिला रही है, तो वो माँ है। और ऐसे ही जब पत्नी जो है अगर बीमार हो जाता है पति और उसकी सेवा कर रही है तो वो एक ममता है। जब खाना खिला रही होती है तो वो कहती है कि नहीं आप पतले हो गए हो, आप और खाओ, वो भी ममता है। तो कहीं ना कहीं नारी जो है, हर नारी में माँ का रूप होता है। वो चाहे पत्नी है, बहन है, बेटी है, कुछ भी है, अपनी माँ तो माँ होती है। लेकिन सभी नारियों में ये ममता जो है ये हर जगह मौजूद होती है। और इसको जो है भगवान जो है विष्णु इस बात को फील करना चाहते थे कि माँ होती क्या है। तो उन्होंने कहा कि मैं पैदा होके देखता हूँ। तो माँ यशोदा जो है उनके यहाँ पैदा हुए। और उन्होंने ये इस संसार में आने की तभी ठानी जब उनको लगा कि अरे माँ को तो मैंने जाना ही नहीं, माँ होती क्या है। तो वो उन्होंने जन्म लिया कि मैं देखूं तो सही इस नश्वर जो संसार है, इसमें माँ का क्या स्थान है और माँ के साथ रहने से क्या अनुभूति होती है। तो आपने देखा होगा कि वो जो है देवकी मैया के यहाँ पैदा होके और फिर यशोदा मैया के पास जाके उनसे पिटाई खाते थे, उखल से जो है बांध देती थी मैया, वो बार बार शरारत करते थे। वो सब चीजें जो लीलाएं थी वो उन्होंने माँ को की अनुभूति लेने के लिए कि माँ क्या चीज होती है। माँ इतना विस्तृत जो है ना संसार है कि मतलब पूरा शब्दकोश खाली हो जाए लेकिन माँ से अलग कुछ दिखाई नहीं देता। वहां पे भी हर वर्ड जो है वो माँ से जुड़ा है, क्योंकि आप जब जन्म लेते हैं तो 9 महीने जो है माँ की हार्ट बीट के साथ आपका जो है वास्ता रहता है और आप यू फील सेफ। तो माँ जो है, माँ बहुत एक ऐसी चीज है कि जिसको कोई हम नाम नहीं दे सकते। ये एक रिलेशनशिप ऐसा है ना, इसकी माँ की कोई जात होती है। किसी ने पूछा कि तुम्हारी जाति क्या है, एक महिला से पूछा, तो कहती है कि जब मैं अपने बच्चों के मल मूत्र साफ करती हूँ तो मैं शूद्र हूँ। और जब मैं उनको खाना खिलाती हूँ तो मैं जो है वो महाराज हूँ, ब्राह्मण हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ जो पुरानी संस्कृति थी उसमें महाराज जो जो बोलते थे वो ब्राह्मण होते थे, रसोई का काम जो करते थे। और अगर मैं बच्चे को पढ़ाती हूँ तो मैं ब्राह्मण हूँ, मैं एक वेद ज्ञाता हूँ। जब मैं बच्चे की सेफ्टी करती हूँ दूसरे लोगों से, जब मैं उसको सिक्योरिटी देती हूँ तो वो मैं क्षत्रिय हो जाती हूँ। तो माँ की कोई जाति नहीं है। ये सब चीजें भगवान ने फील करने के लिए माँ के पास जन्म लिया, देवकी मैया के यहाँ पैदा हुए। तो जब माँ भी जो माँ शब्द को फील करने के लिए भगवान भी लालायित रहता है तो माँ का वर्णन करना बहुत मुश्किल है। माँ जो है पूरा संसार है, माँ जो है सर्वस्व है, माँ सब शक्तिमान है। माँ शब्द को एक छोटा सा माँ कहने से वो संपूर्ण नहीं होता है। जब हम कुछ लिखने बैठते हैं ना, आप यकीन मानिए मुझे वर्ड्स नहीं मिलते, मैं कौन सा वर्ड माँ के लिए लिखूं। क्योंकि माँ जो है इतना विस्तृत जो है उसका ऑरा है कि आप उस ऑरा को कुछ चंद शब्दों में जाहिर नहीं कर सकते। आपने जो कुछ सीखा है आज, आप जो कुछ भी है, जो संपूर्ण व्यक्तित्व है आपका, वो माँ से है। और माँ ही ने आपको सब कुछ दिया है, संबल दिया, आपको आधार दिया। आपको अगर कहते एक कवि ने कहा है कि पिता एक छोटे नन्हे से बच्चे का पूरा आसमान, नन्हे से परिंदे का पूरा आसमान है। तो माँ जो है एक नन्हे से बच्चे का पूरा धरातल है, उसका बेस है, उसका सब कुछ है, उसकी सिक्योरिटी है, उसका खान पान है, उसका रहना सहना है, उसका बोलना है, उसका पढ़ना लिखना है। आपने देखा होगा कि माँ के पास कौन सा काम नहीं है, सब काम माँ ही तो करती है। खाने पिलाने से लेके साफ सफाई, नहलाना धुलाना, बच्चे को तैयार करना, स्कूल छोड़ना, बिजली का बिल भरना, तो मतलब सब कुछ तो माँ के पास है। तो जेंट्स जो है वो एक ऑफिस जाके घर वापस आके थक जाते हैं कि हमें चाय पिलाओ।
तो दिस इज हाइट्स, दीज आर हाइट्स, मतलब क्या कहूँ मैं कि मतलब ये दिस इज मैन्स वर्ल्ड। इतने बुरे भी नहीं होते, आदमी क्या करे, लेकिन जो एक बुक है मैन आर फ्रॉम मार्स एंड विमेन आर फ्रॉम वीनस, ऐसा नहीं है कि मैन जो है वो सोच नहीं सकता है। बहुत सारे आदमी बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होते हैं। जैसे मेरे फादर थे, वो बोलते थे कि अगर जो है किसी औरत में आदमी के गुण आ जाए तो वो चंडालनी हो जाती है, और अगर किसी पुरुष में औरत के गुण आ जाए तो वो देव हो जाता है, देवता बन जाता है वो। और ये बिल्कुल सही बात है कि जब आप फील करने लगो तो पुरुष भी हो सकता है अंदर से बहुत संवेदनशील हो, उनका दिखाने का तरीका अलग है, उनका सोचने का तरीका अलग है। लेकिन महिलाएं तो, सभी महिलाएं जो है संवेदनशील होती हैं, और हर रिश्ते को बचाने की कोशिश करती हैं, हर रिश्ते को नरिश करती हैं। एक महिला के बिना तो इस संसार का जो है हम सोच भी नहीं सकते कि कोई काम चल सकता है। मैम लेकिन ना, जैसे हम लोग इतनी, हम जिस अपब्रिंगिंग, हमारी जैसे अपब्रिंगिंग हुई, या हम जिस एटमॉस्फेयर में शादी के बाद रहे, आज के यंगस्टर्स को आप क्या मैसेज दोगे? क्योंकि अभी अगर आज के यंगस्टर्स को हम देखें, उनमें पेशेंस कम है। जी। कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि अपब्रिंगिंग, और कहीं ना कहीं आज के सिनेरियो को देखते हुए भी हम बोल सकते हैं एक अडॉप्टेड बिहेवियर भी होता है, अगर अपब्रिंगिंग के अलावा हम देखें। और दूसरा ये कि वो लोग पेरेंटहुड में वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी में जाने से बहुत ज्यादा बचते हैं, या टाइम लेते हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए कि हमें पेरेंटहुड में जाना है। हाँ हाँ। तो वो उनके लिए आप क्या एक तो मैसेज? उनके लिए मैसेज ये है कि देखो, एक तो ये हमारा जनरेशन गैप है। हर जनरेशन यही सोचती है कि वी आर बेटर देन द कमिंग जनरेशन, जो यंगर जनरेशन है उससे हम बहुत ज्यादा बेटर हैं, हमने बहुत संघर्ष किया है। ये हर जनरेशन यही सोचती है। हमारे से आगे जो जनरेशन है, हमारे बच्चों वाली, वो भी अपने बच्चों के बारे में यही सोचेंगे कि ये बहुत इररिस्पॉन्सिबल हैं, बहुत ही नालायक हैं, और बहुत ही कोई मतलब कामचोर है, इस तरह की चीजें सोचते हैं। ये जनरेशन गैप है। वो कहते हैं कि जो पहले डेडिकेशन था हमारे टाइम पे भी, हमें हमें यही सुनने को मिलता था कि पहले बच्चे ऐसे होते थे और अब बच्चे ऐसे हैं। हालांकि हमारे ऊपर वो एप्लीकेबल नहीं था, क्योंकि हम तो अपने फादर के सामने कभी बोलते नहीं थे, बहुत डर लगता था उनसे। जब वो मुंह खोलते थे तो लगता था कि पता नहीं अब डांट ही पड़ेगी शायद। लेकिन बहुत ही संवेदनशील थे, बहुत ही सोचते थे अंदर से। और अच्छा है वो, जब जो 3 लड़कियों का पिता होता है उसको पता होता है कि बच्चों को कैसे पालना है और किस एहतियात के साथ रखना है। तो आज फील होता है कि 3-3 लड़कियों का घर में होना, आज के परिवेश को देखते हुए हम बहुत अच्छे तरह से रहे हैं, और बहुत फ्रीडम भी थी सोचने की भी, और कुछ भी काम करने की। हम बता देते थे कि पापा जी ऐसे करना है, तो क्या मतलब इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। तो एक मतलब डिस्कशन होता था घर में पूरा। तो एक तो आज के परिवेश में हम बच्चों को ही दोष नहीं दे सकते। हमारे पास भी टाइम कहाँ है बच्चों से बात करने का। अगर हम बच्चों से बात करेंगे तभी तो बच्चे जो है हमें सारी समस्याओं को बताएंगे, बच्चे हमारा कुछ समझेंगे। और दूसरा जो है, इनका इंटरेक्शन बहुत कम है। जो भी कोई घर में आ जाता है, हम जब छोटे थे तो कोई घर में पड़ोसी भी आ जाते थे, कोई मिलने आ जाता था तो पानी वानी पकड़ाते थे, और फिर उसके बाद जो है चाय पिलाते थे। तो एक कहीं ना कहीं आते जाते इंटरेक्शन हो जाता था। फिर पेरेंट्स कह देते थे अच्छा तुम भी बैठो, नमस्ते करके वहीं बैठ गए, चुपचाप सुनते रहे उनकी बातें। तो वो एक जो है बिना मतलब का जो ज्ञान इकट्ठा हो गया था, तो वो चीजें इनके साथ नहीं है। ये इनका सेलेक्टिव है कि भाई अगर कोई जान पहचान का है तो हम आके बैठ जाएंगे, अगर हमारे मतलब हमारे एज ग्रुप के बच्चे हैं तो हम आके बैठ जाएंगे। अदरवाइज मतलब ये किसी भी फैमिली में जाना पसंद नहीं करती है आज की जनरेशन। पहले पूछते हैं कि अच्छा उस घर में हमारी एज का कोई बच्चा है, नहीं तो हम जाके क्या करेंगे। अब वो बड़ों वाली बातें सुनना जो है ये चूक गए हैं, जो कि बहुत जरूरी है। और ज्ञान उसी से आता है जब आप बड़ों के पास बैठते हैं। एक्चुअली में ये आप, पहले हम दादा दादी के पास भी बैठते थे, दादा दादी जो है वो कहानियां भी सुनाते थे, अच्छी अच्छी बातें भी करते थे। मुझे याद है जब हम गांव जाते थे गर्मी की छुट्टियों में, तो
हमारे यहाँ जो है वो बैठक जो होती है बाहर, उसको पोली बोलते हैं। तो पोली में जो है कम से कम 40-50 लोग बैठे रहते थे। तो वो तरह तरह की बातें होती थी, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो हम वहाँ बच्चे थे, तो हमने बोलना तो क्या था, लेकिन सुनते थे। और वो एब्जॉर्प्शन पावर जो है वो बहुत ज्यादा थी। अ, बच्चों का आपने देखा होगा, ग्रास्पिंग पावर बहुत तेज होती है। तो सब चीजों का एक तो सांसारिक ज्ञान वैसे ही हो जाता था। आजकल के बच्चे जो हैं अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, या तो पढ़ाई करते हैं या फिर अपना ही जो फ्रेंड सर्कल होता है उससे कुछ सीखते हैं। पेरेंट्स के पास भी बैठने का टाइम जो है वो खाना वाना खाते हुए या कोई बुला लिया तो कि भी आ जाओ, बातें करते हैं, तब वो एक अलग चीज है। लेकिन हमें बच्चों के साथ एज ए फ्रेंड रहना चाहिए, क्योंकि आजकल की जनरेशन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। और बहुत सारे बच्चे जो है वो पता नहीं कैसे हार मान जाते हैं। बहुत सारे बच्चों को कुछ बोल दो तो वो सुसाइड कर लेते हैं। मेरे ही स्टाफ में एक बंदा था, उसका बेटा जो है वो 10th में उसके नंबर कम आए, तो उसने घर जाके डांट दिया उसको, एंड ही कमिटेड सुसाइड। ये आज की बात नहीं है, बहुत साल पहले की बात है, 15-20 साल हो गए। तो मतलब इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट। और मतलब मैंने उसको बोला, भाई क्या कुंभ का मेला थोड़ी था, अगली बार फिर उसको इम्प्रूव कर लेते। कि इतना कहते, जी मैंने तो वैसे ही बोल दिया था, हमने तो इतनी मार खाई है माँ बाप से, इतना कुछ सुना है। तो वो एक सेंसिटिविटी का लेवल जो है, सेंसिटिविटी का वो फर्क है। आजकल की जनरेशन जो है सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड है, मतलब एकदम से ही। अभी देखो आप, पता नहीं वो सुशांत वाला मामला जो है, सब कुछ था उसके पास, लड़के के पास क्या नहीं था, तो विश्वास ही नहीं होता कि उसने सुसाइड किया, इतना समझदार, इतना सब कुछ होते हुए भी। तो बहुत अनफॉर्चुनेट है पेरेंट्स के लिए, और सोसाइटी के लिए भी बड़ा डैमेजिंग है जब एक ऐसा बच्चा चला जाता है किसी भी पीयर ग्रुप से। तो बाकी बच्चे भी जो है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि देखो हमारा दोस्त ऐसे चला गया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और वहां पे जो है भागवत गीता, उसका जो है अगर किसी को ज्ञान है घर में, वो थोड़ा थोड़ा या बच्चों को प्रेरित करें कि थोड़ा बहुत जो है ये धार्मिक जो बातें हैं इसमें शामिल हो। होली दिवाली पे रोज की पूजा में कहीं ना कहीं अगर शामिल हो जाएं, तो भगवान जो है एक वो संबल के तौर पे उनके सामने आता है कि अरे क्या हो गया, कोई बात नहीं, ये ऐसा हो गया तो कोई बात नहीं, कल ठीक हो जाएगा। ये उम्मीद रहना बहुत जरूरी है, और इसी उम्मीद पे दुनिया कायम कायम है। जी। यस, यस मैम, थोड़ा सा आपकी अधखिली धूप में से कुछ। अच्छा, आज खिली धूप में से आप क्या सुनना चाहेंगे, महिला के बारे में ही सुनना चाहेंगे? कुछ भी। ये मेरी किताब है आज खिली धूप, और इसमें पीछे मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे रखा है। तो वो इसका कवर पेज क्या? कवर पेज पे ये देखो आप, आज खिली धूप है, कहीं से धूप आ रही है थोड़ी सी। और इस किताब का नाम अदखिली धूप इसलिए लिखा मैंने कि रखा कि क्योंकि जो इंसान की जिंदगी है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी रह जाती हैं, लोगों को पता ही नहीं चलता कि एक्चुअल में वो पर्सनैलिटी है क्या, वो व्यक्ति क्या सोचता है और क्या करना चाहता है, उसका व्यक्तित्व संपूर्ण सामने नहीं आता है। तो संपूर्ण व्यक्तित्व सामने नहीं आता, और कहीं ना कहीं एक कमी सी रह जाती, तो इसलिए अदखिली धूप रखा हुआ है नाम। तो ये जो है एक महिला की कहानी है, एक सी कहानी शीर्षक है इसका कविता का। एक महिला हाँफती कांपती सी, कौन है ये डरी डरी सी महिला, लगती तो पढ़ी लिखी है, लगती तो पढ़ी लिखी है, सीधी सी तो है ये कोमल सी, कसमसाती संस्कारों की बेड़ियों में, बनी घर की पांचवी अदृश्य दीवार सी, सताई सी लगती है, घबराई सी है, ये कौन है, अपनी पहचान बनाने की कश्मकश में, लड़ी तो बहुत होगी अपने आप से, जद्दोजहद चलती रहती है। जो लोग नहीं बोल पाते हैं, लड़कियां जो है, जो शरीफ सी लड़कियां होती है वो नहीं बोल पाती हैं कई बार, तो वो सब अपने आप से ही झगड़ा करती हैं। पराई देहरी को अपना के सबके अहम को सहलाया तो होगा, परिस्थितियों से कर लिया है समझौता शायद, सांसों में घुटन तो जरूर हुई होगी।
त्याग को खुद के खुद ही सराहा तो होगा, खामोश आंखों से आंसू तो बहाए तो होंगे। आप ये देख लो कि सुबह से लेके शाम तक महिला कुछ भी कर ले, कभी मतलब ससुराल में कोई अप्रिशिएट नहीं करता है। मैं जनरली बात बता रही हूँ, गांव में मैंने देखा है कि सुबह 4 बजे उठती हैं महिलाएं और वही रूटीन का काम रात को 10-11 बज जाते हैं। बच्चों को भी संभालती हैं, खेत भी जाती हैं, दूध भी निकालती हैं, गाय भैंस के लिए चारा भी लेके आती हैं वहां से। तो वो सारा दिन जो है वो, और आदमी क्या करते हैं खास करके रोहतक साइड में, तो हुक्का पीते रहते हैं और ताश खेलते रहते हैं। मतलब दिस इज अ फेवरेट पास टाइम। तो मतलब एक महिला अगर आप सोचो कि महिला ना हो तो उनको खाना भी नहीं मिले, वो खाना खुद भी नहीं खा सकते हैं। तो, मतलब हर चीज में जो है महिला की इन्वॉल्वमेंट है और उसको सेकंड ग्रेड सिटीजन समझा जाता है। तो दिस इज बहुत वेरी सुंदर, अनफॉर्चुनेट। बहुत प्यारी। खुद के अस्तित्व को सहलाने पे, माँ बाप की परवरिश पर प्रश्न चिन्ह तो लगाए गए होंगे। मतलब सभी को सुनना पड़ता है कभी ना कभी कि अच्छा माँ ने क्या सिखाया। कोई उनसे पूछे आपने अपने बेटे को क्या सिखाया। तो ये दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। चीत्कार तो किया होगा दिल ही दिल में, आहों सिसकियों से गला रुधा तो होगा, पर अब शायद थक चुकी है हालातों से पगली, अपने ही आप को अपना ना सकी, अपने ही अहम को मरहम लगा ना सकी। पर थकना नहीं चाहिए था, थमना नहीं चाहिए था, बिखरना नहीं चाहिए था, लड़ना चाहिए था एक वीरांगना की तरह। कहानी काफी सुनी सुनी सी है, अरे याद आया ये औरत कोई और नहीं, हमारी माँ है, बहन है, बेटी है, पत्नी है, संबोधन अलग अलग है, कहानी एक सी है। तो ये आम महिला जो मैंने बताया कि गांव में सभी के साथ मतलब ऐसा थोड़ा थोड़ा होता रहता है। तो एक समन्वय बना के चलना और परिवेश के हिसाब से चलना, वो एक महिला हमेशा इतनी समझदार होती है, तो हर तरह की कोशिश करती है और करती रहनी चाहिए। तो जी। मैम कहीं ना कहीं आपको ये कुछ आपके जैसे पुलिस प्रोफेशन में कुछ केसेस आते हैं महिला से रिलेटेड, या वैसे कुछ केसेस होते हैं वहां पे कुछ जी महिलाएं अपने रिश्तेदारों से मिलने आती हैं, या ऐसे में कहीं इंटरेक्शन होता है, तो यहाँ से भी आपको इंस्पायर होती हैं आप पोयम लिखने के लिए? वो कहीं से भी आ जाती है, वो जब जब दिमाग में कोई 2-4 लाइनें आती हैं तो उसी वक्त लिख लो तो फिर तो ठीक है, नहीं तो वो भूल जाती है। वो एकदम से ऑल ऑफ इट सडन होता है ऐसा, और तो आप किसी भी सैल्यूट यू चीज मैम, से। रियली सैल्यूट यू कि आप थैंक पता यू नहीं सो मच। इतने सारे, मतलब ये फिंगर्स कम है, बहुत सारे काम कर रही हैं। और उसके बाद ये भी मैंने लास्ट ईयर लॉकडाउन में मैं भी थोड़ा सा पोएम्स लिखती हूँ, जी लेकिन मैंने सोचा कि मैं एक फिक्शन लिखती हूँ। तो जी वो ही शायद मेरी भूल थी। अब आज आपकी बात सुन के और आपकी ये देखकर बुक, अब मुझे ये सबसे पहले इंस्पिरेशन मिली है कि मुझे पहले ये पोएम्स का बुक लिखना चाहिए, फिक्शन नहीं नहीं। नहीं, बिल्कुल लिखना चाहिए। मैं कॉलेज टाइम से लिखती आ रही हूँ, और अभी जो है मैं, मेरे हस्बैंड ने कहा कि बहुत सालों से सोच रहे थे कि एक एक बुक पब्लिश करवा देते हैं, पब्लिश करवा, शुरुआत तो करनी चाहिए। उन्होंने बहुत इंस्पायर किया, तो इस बार फिर लॉकडाउन में पहली किताब छपी है मेरी, और उम्मीद है कि आगे और भी आएंगी। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, और जनमानस के कवि जो हैं वो सबकी जगह आप खुद को रख के और वो जो फीलिंग्स आती हैं वो लिख देते हैं। तो एक्सप्रेस, लिखते रहना चाहिए। बिल्कुल 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 लिखने रहना चाहिए। और मैं कह रही हूँ ये एक्सप्रेशन का सबसे सही तरीका है लिखना। बिल्कुल। जी वो जी जी। कहीं भी आपके इमोशंस ब्लॉक नहीं होते हैं। हाँ और हाँ बिल्कुल। मुझे हमारे एक सीनियर हैं, मेरे मेंटोर हैं, मेरे गाइड हैं, और बहुत सीनियर भी हैं, वो आज हमारे साथ इस सेशन में भी है। तो जी उन्होंने मुझे एक चीज सिखाई थी कि एक डॉक्टर शिशिर बंसल है उनका नाम, और उन्होंने एक चीज मुझे ये सिखाई थी कि एक महिला जो है, जी एक बेटी अपने माँ बाप को, एक बेटी जिस घर में होती है उसके माँ बाप को वृद्धाश्रम का मुंह नहीं देखना पड़ता।
और जी अगर उस घर में बहू अच्छी आ जाए तो भी उन माँ बाप को वृद्धाश्रम का मुंह नहीं देखना पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं जो धुरी है हम महिलाओं पे, हम लेडीज पे और माँ पे या स्त्री पे ही टिकी हुई है कि अगर, क्योंकि कहते हैं एक घर ही महिला ही घर को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, महिला जो है वो महिलाओं की ही दुश्मन है, और इसमें पुरुष का कहीं बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है। एक्चुअल में जो भी काम होते हैं, चाहे आप मतलब कहीं भी कोई फैमिली का डिस्प्यूट देखते हैं, तो वहां पे भी अगर सास अपने बेटे को समझा रही है कि नहीं इसको दहेज और लाना चाहिए, या बहन समझा रही है कि अरे भाई ये तो कुछ भी नहीं लेके आई, तो भाई को तो क्या करना है, भाई तो मतलब क्योंकि वो बहुत सालों से उनके साथ रहा है और माँ ने जन्म दिया है, तो माँ की बात सच्ची लगेगी, और वो कहीं ना कहीं माँ के इन्फ्लुएंस में आके लड़के ऐसा कर देते हैं। लेकिन एक्चुअली जो है, एक महिला ही महिला की दुश्मन होती है। तो अगर महिलाएं एक दूसरे के साथ समन्वय और तालमेल बना के रखें और एक दूसरे के साथ जो है उनके सुख दुख में रहें, तो मेरे ख्याल से ये सिचुएशन आएगी नहीं कि किसी को भी वृद्धाश्रम जाना पड़े। और जो सबसे पहले तो जो बहू घर में आई है, सबसे पहले सास को उसको अपनाना चाहिए। और अगर आप मानते हैं कि आपकी बेटी ससुराल में गई है, तो वो एक बेटी घर में आई है, तो उसको सबसे पहले बेटी बनाना पड़ेगा, खुद को अपनाना पड़ेगा कि हमारी बहू जो है हमारी बहू नहीं है, वो बेटी है, तभी कुछ बात बनेगी। वो तो दूसरे घर से आई है, वो तो देखेगी कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और बहुत कम समय में ऐसे जरूरत होती है कि भाई सास की जरूरत पड़े, जैसे पोस्ट डिलीवरी है, या मतलब आपकी जब केयर होती है तो आप उस चीज को हमेशा याद रखते हैं। और फिर उसके बाद आप सारी जिंदगी के लिए सास के गुलाम हो जाते हैं। तो अगर उस वक्त जो है माँ का रोल जो है वो माँ को समझ में आ जाए, तो मेरे ख्याल से वो दुविधा कभी जिंदगी में आएगी नहीं, और अनाथ आश्रम मैं में बहुत या फॉर्चुनेट हूँ, वृद्धाश्रम में। मैं बहुत जी फॉर्चुनेट इस मामले में। जी बहुत प्यार किया मेरे इन लॉज ने। मुझे एक एपिसोड याद आ रहा है अभी, जैसे आपने बोला, मेरी बेटी जब हुई, पहला बच्चा था, तो फैमिली का भी पहला ही बच्चा था वो। तो जी मेरी बेटी जब पैदा हुई, मेरे हस्बैंड 3 ब्रदर्स हैं, सिस्टर नहीं है। तो जब वो बेटी पैदा हुई तो मैंने सोचा, वो मेरी मदर इन लॉ ने, मेरी सास ने मेरे माथे पे हाथ फेर के बोला कि मेरा बच्चा मम्मा बन गया। बिल्कुल तो बिल्कुल। मुझे पूरा ऐसा सीन याद है कि जैसे उन्होंने हाथ फेर के बोला था कि मेरा बच्चा मम्मा बन गया। कि हम्म। मेरे हस्बैंड की दादी जी, अब आप सोचिए उस टाइम पे तो कितना वो होता कि हमें पड़ पोता चाहिए हमें तो। हम्म। उन्होंने एक इतनी ब्यूटीफुल बात बोली कि अब हमारे आंगन में भी फेरे होंगे। बिल्कुल। कि भाई अभी तक 3 बेटे थे तो बेटी तो थी ही नहीं, अब हमारे हाँ आंगन में जी। फेरे होंगे। बिल्कुल। ये अच्छा है हमारे घर में। ये एक पुरानी परंपरा है कि जिस घर से बेटी विदा नहीं हुई उस घर में जो है, मतलब उसको ऐसे मानते हैं कि ये घर जो है कुछ अधूरा रह गया। तो जी, ये बात बिल्कुल सही है कि जिस घर में बेटियां होती हैं उसमें संस्कार होते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। वही तो इसीलिए मैं जिस मिशन से जुड़ी हुई हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जी उसी उन्हीं के बिहाफ पे जो हम आज ये प्रोग्राम भी कर रहे हैं। तो एक्चुअली में ऐसे ऐसे केसेस आते हैं मैम कि उस टाइम पे ऐसा लगता है कि पता नहीं वो अपने आप को कर्ज करती हैं कि हम माँ क्यों बने। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ तो अल्टीमेटली माँ है, चाहे बेटे की माँ है चाहे बेटी की माँ है, माँ तो माँ है। और माँ को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बहुत बहुत अनफॉर्चुनेट है अगर माँ भी ऐसा सोचेगी, तो फिर तो बाकी तो लोग सोचेंगे ही सोचेंगे। माँ को कम से कम सारे बच्चों को एक जैसा समझना चाहिए। पता नहीं अब मतलब मुझे तो नहीं लगता कि कोई माँ ऐसे सोच सकती है किसी अपनी बेटी के बारे में कि भी नहीं, ये क्योंकि क्यों। परेशानियां इतनी झेलती होती है ना, तो अल्टीमेटली वो हार के ऐसा सोचने पे, जैसे होते हैं ना, थक के, बहुत थक के टूट के, ये चीज कि भाई मैंने किया ही क्यों, वो वाला थॉट।
देखो जो हमारे ग्रंथों में लिखा गया है वो ये लिखा गया है कि औलाद जो है वो बाप के भाग्य से पैदा होती है, और जो घर में जो धन संपत्ति आती है वो एक महिला की जो है भाग्य से आती है। तो जब कोई बहू घर में आती है तो ये कहते हैं कि लक्ष्मी आ गई है ना। और ये समझना चाहिए, ये साइंस भी कहती है कि जो है फादर जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि क्रोमोसोम्स और वो जो भी अब हम पढ़ते हैं एक्स वाई, तो वो सब चीजें जो वो समझना चाहिए कि साइंस का नियम है कि बाप ही तो डिसाइडिंग फैक्टर है कि भाई लड़का होगा या लड़की होगी। तो ये सब चीजें नहीं सोचनी चाहिए। और आजकल लड़कियां कौन से फील्ड में बताओ आप नहीं है, हर फील्ड में अच्छा काम कर रही हैं, ईमानदारी से काम कर रही हैं। आप किसी भी ऑफिस में जाएंगे नॉर्मल डेज में भी तो आप देखेंगे कि लड़की जो है लेडी अपनी सीट पे बैठी मिलेगी आपको। और आदमी जो है बहुत मुश्किल से मिलते हैं कि भाई यहाँ सीट पे बैठे हैं, कभी चाय पीने जा रहे हैं तो कभी कॉफी पीने जा रहे हैं, कभी ब्रेड पकोड़ा खाने जा रहे हैं। हमारे यहाँ पुलिस में बड़ा फैशन है ब्रेड पकोड़ा खाने का। तो मतलब हमने देखा है कि भाई नहीं वो बैठ नहीं सकते हैं एक जगह। आगे देखो कि बस में जैसे जाते हैं सब लोग, तो बस कहीं 2 मिनट के लिए रुकती, सारे जेंट्स बस से नीचे। उतरते हैं। कोई लेडी आपने उतरते देखी है कभी ऐसे? मैंने तो नहीं देखी। तो ये एक बेसिक नेचर में डिफरेंस है कि भाई पुरुष जो है थोड़ा चंचल स्वभाव होता है। तो ये सब चीजें तो खैर अलग अलग नेचर है, तो इसका तो कुछ कर नहीं सकते। मैं जी एक कुछ लाइनें हैं मैम, मैं आपको, क्योंकि आप पसंद है आपको पोएम्स, तो मैं एक 2-4 लाइनें मैं आपको बता सुनाऊंगी कि माँ जी तुम जो रंगोली दहलीज पर बनाती हो उसके रंग मेरी उपलब्धियों में चमकते हैं। तुम जो समिधा सुबह के हवन में डालती हो उसकी सुगंध मेरे जीवन में महकती है। तुम जी। जो मंत्र पढ़ती हो वह सबके सब मेरे मंदिर में गूंजते हैं। तुम जो हम्म। ढेर सारी चूड़ियां अपनी गोरी कलाई में पहनती हो वो जी यहाँ मेरे सांवले हाथों में खनकती हैं। माँ तुम्हारे भाल पर सजी गोल बिंदिया मेरे कपाल पर रोज दमकती है। तुम्हारे हम्म। मुख से झरी कहावतें अनजाने ही मेरे होठों पर थिरक उठती है। जी लेकिन माँ मैं तुम जैसी कभी नहीं बन सकी, तुम जैसा उजला रंग भी मैंने नहीं पाया, लेकिन तुम मेरे विचार और संस्कार में खामोशी से झांकती हो, क्योंकि तुमसे जुड़ी है मेरी पहचान। ये मैं जानती हूँ या तुम जानती हो। बिल्कुल। तो मेरे को याद है मेरी मम्मी ने भी ये बहुत सिखाया बढ़िया। कि कभी भी ये जो कंधे हैं ये झुका के नहीं बैठने, सीधा बैठना। एक तो इससे बिल्कुल कॉन्फिडेंस लगता है और ऊपर से आपका पोस्चर स्ट्रेट रहना चाहिए। बिल्कुल। तो आप ऐसे क्यों बैठते हो? वो हमेशा हमें टोकती थी कि तुम बैठे हो और कंधे ढीले क्यों छोड़े, तुमको स्ट्रेट बैठना चाहिए। तो ये कुछ बिल्कुल ऐसी ऐसी बातें हम याद आती हैं कि माँ ही सिखा सकती है। एक माँ ही है जो एक हेलो से पहचान जाती थी कि तुम्हें कोई तकलीफ है, चाहे हम बताएं चाहे नहीं बताएं। नहीं, आवाज से पहचान जाते हैं पेरेंट्स की आज कुछ गड़बड़ है, आज तबीयत ठीक नहीं है। तो ये तो माँ बाप की खासियत होती है, क्योंकि एक वो कहीं ना कहीं ब्लड रिलेशन है, जुड़ाव है, और बचपन से जानते हैं। एक एक दिन उन्होंने बड़े होते हुए देखा है, तो ये सब चीजें तो वो पहचानते हैं। आप बताएं नहीं बताएं वो सब जानते हैं। तो आ, कल मैम एक मैंने भी मैसेज, कुछ लाइनें लिखी थी माँ के लिए। हाँ प्लीज प्लीज। ओस की बूंदों सी निर्मल, ओस की बूंदों सी निर्मल, फूलों से भी नाजुक कोमल, माँ मेरी थी सबसे प्यारी सबसे न्यारी, महकते फूलों की थी क्यारी। माँ याद बहुत तुम आती हो, सपनों में गले लगाती हो। आज भी माँ को याद करते हैं तो सपना आ ही जाता है, रुंध जाता है गला, आंखें भर आती हैं हमारी। तो माँ तो एक ऐसी चीज है कि माँ को तो कोई ना खोए। मैम एक कनाडा से मेरी एक्स बॉस है, उन्होंने फोन किया कुछ दिन पहले रात को। उनकी मदर की जी भी डेथ हुई थी। मेरी मम्मी तो बहुत साल पहले चली गई थी, बहुत अर्ली डेथ हुई थी।
तो वो जस्ट पता नहीं कहाँ से बात स्टार्ट होके वो उनकी मदर पे आ गई जी। और उन्होंने खूब सारी अपनी मम्मी की बातें करी, फिर मैंने भी अपनी मम्मी की बातें करी और वो बात कम से कम 1-1.5 घंटा हुई हमसे। और एंड में वो बोली कि रीमा आज बड़ा अच्छा लगा क्योंकि माँ की बातें हर किसी से नहीं कर सकती, हर किसी से तो नहीं, सही बात है। ठीक बात। कि हर कोई से इंटरेस्ट से ऐसे नहीं सुनेगा। तो आज तेरे साथ माँ की बातें करके ना बहुत अच्छा लगा कि तुमने भी शेयर करी, आज हमने अपनी माँओं को याद किया। तो कई बार बिल्कुल लेते हैं हम, वो बिल्कुल आंखों के सामने आ जाता है सब कुछ। बिल्कुल। देखिए कोई भी है कितना भी बड़ा हो जाता है, जब बीमार होता है तो सबसे पहले माँ को ही पुकारता है, चाहे माँ इस धरती पे है या नहीं है, लेकिन याद माँ की आती है। एक्चुअली तो थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू। एक थैंक यू सो फाइनल मच। मैसेज अगर आप जो हमारी वुमेन के लिए, जितने भी लोग आप को सुनेंगे उनके लिए, बीइंग अ मदर इंस्पायर करने के लिए एक आपका फाइनल मैसेज। देखिए माँ शब्द जो है उसको आप उसको कोई परिभाषित नहीं कर सकते, उसकी कोई परिभाषा नहीं है। माँ शब्द जो है बहुत असीमित है और बहुत विस्तृत है। संवेदनाएं हैं, संयोग है और वियोग भी है। कुछ सालों के बाद तो जब तक माँ है तब तक उनकी सेवा की जा सकती है, उनसे बातें की जा सकती हैं। जो भी बातें आप जानना चाहते हैं, जो भी उनका एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं, आज हमारा दिल करता है। वही आप वाली बात है कि बहुत सारी चीजें जो छूट गई हमसे, कि भाई हम जैसे कोई चीजें क्लैरिफाई करनी पड़ होती हैं कि ये चीज पूछनी थी, तो कोई ऐसा फोन नहीं बना कि जो उनसे बात हो सके, क्योंकि आज वो इस दुनिया में नहीं है। तो मतलब उनकी यादों के सिवा और क्या है। हम उनकी कोई बहुत ज्यादा क्योंकि नौकरी ऐसी थी, बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन जो लोग घर में हैं और माँ बाप को वृद्धाश्रम का रास्ता दिखा देते हैं, सच में वो इस दुनिया में ही ये सब कुछ भुगतेंगे। और उन लोगों को ये समझ में आएगा कि माँ बाप जो है कितने कीमती होते हैं, उनको खोना नहीं चाहिए। अभी मेरे हस्बैंड उठ के बाहर गए हैं, तो मैं ये बता दूं कि मेरे इन लॉज हमारे साथ रहते हैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो रोज उनके पाँव जो है जाके साफ करते हैं, पानी में धो के, और उसके बाद तेल से मालिश करते हैं, क्योंकि पाँव दुखते हैं, घुटने दुखते हैं। और क्योंकि कोरोना का टाइम है तो रोज उनको स्टीम देते हैं। उनकी दवाइयों की डब्बियां हैं ऐसे 7 डेज का जो प्लानर टाइप, जो प्लास्टिक बॉक्स होता है, उसमें संडे मंडे वाली जो दवाइयां है वो सारी मतलब 8-8 डब्बियां भर के रखते हैं कि इनको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई गलती से कोई दूसरी दवाई ना खाई जाए। मतलब इतनी सेवा भावना जो है, मैं उनके सामने कहना ही चाहती थी। फॉर्चुनेटली अभी वो बाहर गए हैं, तो मैंने कहा मैं बता दूं, क्योंकि सामने कभी किसी की प्रेज नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे लोग भी हैं और ऐसे भी हैं कि जो माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं, पता नहीं अपने कलेजे को के टुकड़े की तरह माँ और बाप पालते हैं, हर चीज प्रोवाइड करते हैं, चाहे उनके पास उतनी सामर्थ्य होती है नहीं होती है। तो ऐसे में बच्चों का भी फर्ज है कि अपने माँ बाप का ख्याल करें। और आजकल खास करके कोरोना टाइम में पता नहीं ये भगवान ने कैसा टाइम दिया है कि लोग जो है अर्थी को कांधा भी नहीं दे सकते हैं। तो कम से कम जब तक जिंदा है तब तक तो उनको सुख दीजिए और उनको एहसास कराइए कि हम आपके साथ हैं। बीमार हैं तो भी आप पीपी किट पहन के उनके पास जा सकते हैं। एक मोरल सपोर्ट जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। सबको डर लगता है बीमारी से, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी माँ बाप के लिए इतना तो बनता है कि आप उनसे अगर विदेश में है तो वीडियो कॉल करके पूछ सके, अगर आप थोड़ी दूर है, आप नहीं आ पाते हैं, तो वीडियो कॉल कर लें आप। मतलब ये तो पड़ोसी का भी फर्ज बनता है, तो माँ बाप के लिए तो बहुत ही कुछ हो सकता है। जी बिल्कुल, जैसे वो एक बच्चा पूछता है अपनी माँ से कि मैं आपके कंधे पर कितनी देर और सो सकता हूँ, तो उसने कहा तब तक सो सकते हो जब तक तुम मुझे अपने कंधे पे ना उठा लो। बिल्कुल बिल्कुल तो सही बात है। बचपन में एक कहानी पढ़ते थे हम कि एक बच्चा बार बार पूछता है कि पापा के साथ गया है कि पापा ये क्या है, तो वो कहते कौवा। पापा ये क्या है, ये कौवा है।
पापा ये क्या है, कब हुआ है, तो वो कम से कम 50-100 बार बच्चा पूछता है। बच्चे को एक वो होती है कि भाई एक चीज को पकड़ लेता है वो और बार बार उसी को रिपीट करता है। तो जब फादर जो है वो बूढ़े हो जाते हैं तो वो पूछते हैं कि बेटा कौन आया है, तो एक बार बता दिया, सुनाई नहीं दिया, क्योंकि मतलब श्रवण शक्ति जो है आपकी, सुनने की क्षमता कम हो जाती है। तो उन्होंने दोबारा पूछ लिया, दोबारा भी नहीं सुनाई दिया, तो तीसरी बार पूछ लिया, तो बेटे ने हड़का दिया कि क्या सुनते भी नहीं हो, सुनाई नहीं देता आपको। तो ये वही माँ बाप हैं जिन्होंने हमें एक एक चीज को कम से कम हजार हजार बार बताया है। तो आप जो है 2-3 बार में इरिटेट हो गए हो, आप मतलब उनको बहरा कहने लगे हो और आप किन किन शब्दों से उनको पुकारते हो। तो दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। तो सब बच्चों को अपने माँ बाप को केयर करना चाहिए। आज से ही जो लड़के हैं वो भी ये सोच लें कि आने वाले समय में कोई ये सेग्रीगेशन रहेगा नहीं कि ये लड़कियों का काम है किचन संभालना और ये लड़कों का काम है कमाना। जब लड़कियां कमा भी रही हैं तो थोड़ा थोड़ा किचन संभालना भी सीख लीजिए, अपनी माँ के लिए नहीं, अपनी वाइफ और अपने बच्चों के लिए तो सीख लीजिए। एक्चुअली तो डॉक्टर आगे आने वाला समय बहुत टफ है, क्योंकि अब वो yes. सैक्रिफाइस सिर्फ लेडी नहीं करेगी। जो मैं देख रही हूँ जनरेशन में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। तो अब तो भैया आपके माँ बाप में तो आप संभालो, मेरे माँ बाप में तो मैं संभालूंगी। चलो वो भी एक अच्छी बात है कि मेरे माँ बाप को मैं संभालूंगी, आप अपने माँ बाप को संभालो। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आप अपने माँ बाप को नहीं संभाल सकते और तो वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। मैं अब एक बार डॉक्टर बंसल आप कुछ मैम को, ये डॉक्टर शिशिर बंसल है मैम, जी नमस्कार डॉक्टर। डायरेक्टर एंड चीफ इंजीनियर CPWD। अच्छा और ठीक है। जैसे मैंने कहा मेरे मेंटोर है, गाइड है, जी जी बहुत मतलब बहुत मुझे एनकरेज करते हैं, सपोर्ट करते हैं काम के लिए। तो और खुद एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है मोटिवेशन का, बहुत ज्यादा वेरी नाइस। मतलब इनकी जो बातें हैं, बहुत सारी स्पिरिचुअल बातें मैंने इनसे ही सीखी हैं। तो सर कुछ लास्ट स्टेटमेंट और मैम से कुछ आप कहना चाहेंगे? मैडम आपको प्रणाम। आपकी बातें प्रणाम जी। सुनकर बीच बीच में मन भाव विभोर उठा और आपकी जो अधखिली धूप है उसको तो मैं पढ़ना डेफिनेटली चाहूंगा, जरूर पढ़ूंगा, क्योंकि हिंदी कविताएं पढ़ना और कुछ कुछ लिखना मुझे बड़ा शौक रहा है। वेरी नाइस। मैं रीमा को बहुत धन्यवाद करता हूँ कि रीमा ने मुझे मौका दिया आपको सुनने का, और जरूर चाहूंगा कि भाई चंडीगढ़ रहने वाला हूँ, चंडीगढ़ आता रहता हूँ और दिल्ली मेरा परिवार रहता है, तो कभी मौका मिला जरूर आपके संपर्क में आके आपसे जरूर एक बार सामने बैठ के जरूर आपसे बात करूंगा। जरूर 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 जरूर। और रीमा के लिए मैं एक बात जरूर करूंगा, रीमा ने कि मैंने पहले भी कई सेशन अटेंड किए हैं और आज माँ पर है तो रीमा के नाम में बड़ी खास बात है। रीमा शब्द का नाम खत्म ही माँ से होता है, रीमा कहो तो रीमा का दूसरा शब्द ही माँ है, अपने आप ही माँ का ही होता है। थैंक यू। ओके जी, थैंक यू सो मच। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड थैंक फॉर यू, द नाइस टॉकिंग टू यू रीमा। और आई थॉट कि मुझे लेक्चर के रूप में बोलना है, तो मैंने कहा चलो इतना एक्सपीरियंस हो गया, तो मैंने कहा जैसे भी कहेगी रीमा तो वैसे कर लेंगे। तो इट इज वेरी नाइस कि आपने इस तरह से ये रखा कि क्वेश्चन आंसर टाइप, तो दैट इज वेरी नाइस। थैंक यू।